प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कोलाइडल के कुछ गुणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये एक विषमांगी मिश्रण है, अर्थात इसमें विलय के कण विलायक में समान अनुपात में मिले हुए नहीं हैं। कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम इन्हें नंगी आंख से नहीं देख सकते, इसलिए हमें सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेना पड़ता है। ये कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को हम देख सकते हैं। जब हम इस तरह के घोल को शांत छोड़ देते हैं तब ये कण तल पर बैठते नहीं हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम इस तरह के मिश्रण को छानन विधि द्वारा भी अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष विधि द्वारा, जिसको कि अपकेंद्रीयकरण तकनीक कहते हैं, उसको द्वारा अलग किया जा सकता है। अपकेंद्रीयकरण तकनीक वो तकनीक है जिसमें कि घोल को घुमावदार रूप में घुमाया जाता है। जैसे आपके घर में मक्खन निकालते हैं ना मथनी के द्वारा, खूब गोल 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 घुमाकर, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, मक्खन आपका दूध से अलग हो जाता है। या फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं खूब घुमा घुमा कर, तो इस तरह का जो घुमावदार बल है उसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। और इस तरह की तकनीक को जिसमें आप विलय को विलायक से अलग कर सकते हैं उसको कहते हैं अपकेंद्रीयकरण तकनीक। अब कोलाइडल विलयन की जो है वो दो अवस्थाएं हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। विलय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षिप्त कण जो कोलाइडल के रूप में रहता है उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। तो प्रक्षेपित प्रावस्था क्या होती है? जो कण कोलाइडल रूप में विलयन में घुले रहते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था या फिर डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड का मतलब है फैले होना, और वह भाग जिसमें कि के कण फैले रहते हैं उसे हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम या फिर डिस्पर्सिंग मीडियम। अब जो कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम है, जैसे ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है, उसके अनुसार हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे आपको अभी बताया, ठोस और गैस का मिश्रण एरोसोल, ठोस और द्रव का मिश्रण सोल, द्रव और ठोस का मिश्रण जेल, ठोस और ठोस का मिश्रण ठोस सोल। जैसे रंगीन रतन पत्थर हो गए, दुधिया कांच हो गया। अब अगर आप रंगीन रतन पत्थर देखें तो उसमें आपको अलग अलग रंगों के छोटे छोटे से टुकड़े दिखाई देंगे, लेकिन आप उनको अलग नहीं कर सकते। आप जितना उसको तोड़ते जाएंगे उतने ही रंगीन टुकड़े ही टूटते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो कोलाइडल मिश्रण है उसको कहते हैं ठोस ठोस कोलाइडल मिश्रण। अब एक छोटा सा अभ्यास है यहाँ पर। उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। अब आपको पता लग ही गया होगा समांगी मिश्रण कौन से होते हैं, जिसमें कि विलय के कण उचित अनुपात में विलायक में मिले होते हैं, और विषमांगी मिश्रण जिसमें कि विलय के कण उचित अनुपात में विलायक में मिले नहीं होते हैं। विलयन, निलंबन और कोलाइडल एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? विलयन आपका क्या है? विलय और विलायक का मिश्रण है। निलंबन क्या है? ऐसा घोल जिसमें कि कण जो हैं वो विलायक में घुले रहते हैं लेकिन अस्थायी रूप से। जब हम उसको शांत रखें तो वो नीचे सतह पे बैठ जाते हैं। कोलाइडल क्या है? इसमें कण निलंबन से थोड़े छोटे होते हैं लेकिन ये स्थायी होते हैं, अर्थात जब हम इस तरह के विलयन को शांत रखें तो सतह पर ये कण बैठते नहीं हैं, ठीक है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, अर्थात जो मिश्रण में आपके पदार्थ मिले हैं उनको हम कैसे अलग करें। जो आपके समांगी मिश्रण हैं उनको अलग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम उनको मुख्यतः रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग करते हैं, लेकिन जो विषमांगी मिश्रण है उसको आप भौतिक विधियों द्वारा भी अलग किया जा सकता है, क्योंकि उसके कण इतने बड़े होते हैं कि आप उनको नंगी आंख से देख सकते हैं, जैसे हाथ से चुनकर या छन्नी से छानकर। पहला है, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। अगर आपका जल है उसमें आपने कोई डाई मिलाई है, यानी कि रंग वाला पदार्थ मिलाया है, या काले रंग की स्याही है आपके पास,
तरल अवस्था में, तो आप उसको कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत ही साधारण सा तरीका है, आप उसका वाष्पीकरण कर सकते हैं। इसके लिए आप ट्राइपॉड स्टैंड लीजिए, नीचे से बुनसन बर्नर जलाइए और एक बीकर में जल लीजिए और उसको उबालिए और उसके ऊपर आप वॉच ग्लास रख दीजिए जिसमें कि आप स्याही या डाई वाला तरल पदार्थ डाल सकते हैं। जैसे जैसे बीकर का पानी बहुत गर्म होता जाएगा वैसे वैसे वॉच ग्लास के ऊपर वाष्प उठना शुरू हो जाएंगे। ये वाष्प किससे उठ रहे हैं? जो स्याही में तरल पदार्थ मिला हुआ है अर्थात पानी वगैरह मिला है उसके, और वो धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाएगा और जो अब वॉच ग्लास में अवशेष बचा है वो आपकी स्याही या फिर डाई होगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको डाई को वाष्पीकरण विधि से अलग कर सकते हैं। दूध से क्रीम को अलग कैसे कर सकते हैं? बाजार में आप जाएं तो जब आप दूध का पैकेट मांगते हैं तो आपको दुकानदार पूछता है कि आपको किस तरह का दूध चाहिए, फुल क्रीम चाहिए, टोन चाहिए, डबल टोन दूध चाहिए, है ना। तो ये दूध के आपके अलग तरह के पैकेट होते हैं, कई छोटे कोई बड़े, विभिन्न प्रकार के पैकेट होते हैं। तो जब आप दूध घर में लाते हैं तो आप उसको उबालते हैं। उबालने के बाद आप उसको ठंडा होने पर रखें तो आप देखेंगे उसके ऊपर क्रीम की परत जम जाती है अर्थात मलाई की परत जम जाती है। अब इस मलाई को अगर आप पूरी तरह से अलग करना चाहते हैं अर्थात अपकेंद्रीय यंत्र सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन के द्वारा अलग कर सकते हैं, या आप मिक्सी या मथनी से भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि घुमावदार गति देनी पड़ती है दूध को और दूध में से क्रीम अलग हो जाएगी। और जब बहुत तेज़ी से घुमाएंगे तब भारी कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण आपके ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो अपकेंद्रीयकरण है ये आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? जांच प्रयोगशाला में जब आपका रक्त या मूत्र की जांच हो, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने के लिए, कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़ों से जल निकालने के लिए, यहाँ ये प्रयोग होता है। अगला टॉपिक है दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा पानी लें और थोड़ा सा सरसों का तेल लें और उसको अच्छी तरह मिलाएं, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कुछ क्षणों के लिए आपको लगेगा कि तेल पानी में मिल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद तेल पानी के ऊपर अलग सतह बना लेगा और पानी तेल के नीचे अलग सतह बना लेगा। वो इसलिए है कि ये दोनों ही पदार्थ आपस में अघुलनशील है अर्थात आपस में घुलते नहीं हैं, और क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है इसलिए ये पानी से ऊपर रहता है। तो इस तरह के मिश्रण को अगर आप अलग करना चाहते हैं तो आपको एक तरह से पृथक्करण कीप लेनी पड़ेगी। जैसे ही आप पृथक्करण कीप का स्टॉप कॉर्क खोलेंगे तो जो आपकी पहली सतह है नीचे वाली, नीचे से पहली, वो आपकी धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। तो आप उसको एक बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं। फिर जैसे ही दूसरी सतह शुरू होगी आप स्टॉप कॉर्क को बंद कर दीजिए। फिर दूसरा बीकर लेके आप स्टॉप कॉर्क खोलकर तेल को उस बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं। जब धातु शोधन किया जाता है, शुद्ध धातु निकाली जाती है, तब भी लोहे को अलग करने के लिए इसी विधि द्वारा जो उसका स्लैग है, धातुमल है, उसको हटा लिया जाता है और भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा रह जाता है। क्योंकि जो धातुमल है वो हल्का होता है इसलिए ऊपर तैरता रहता है और पिघला हुआ लोहा भारी होता है, वो निचली सतह पे रहता है, इसलिए उसको अलग कर लिया जाता है। आज का विषय यहीं पूरा हुआ। धन्यवाद।